हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें आपको बताया जाएगा कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी हमें बताया जाए कि जो यूपीएससी की आंसर राइटिंग होती है उसको हम स्टार्ट कैसे करें। चलो इसको देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के बाद जो हमारे टोटल पेपर होते हैं। अब देखो, प्रीलिम्स के बाद जो आपके एग्जाम होंगे, टोटल 9 एग्जाम होंगे और इन 9 एग्जाम्स में से 2 जो होते हैं लैंग्वेज के पेपर होते हैं और ये जो होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं ईच पेपर। इसके बाद देखो आपका एक ऐसे का पेपर होता है, एक पेपर ऐसे का होता है। ये जो पेपर होता है 250 मार्क्स का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 पेपर जो होते हैं ये जीएस के होते हैं। अब ये भी 250 मार्क्स के होते हैं और ये भी 4 पेपर कितने के हो गए, 1000 मार्क्स के हो गए टोटल। ठीक है। अब ये 1000 प्लस 250 ये हमारा हो गया 1250। और ये जो होते हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं, इनको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। प्लस 2 पेपर जो होते हैं वो आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। 250 इंटू 2 हो जाएगा 500। ये अब देखो टोटल 1750 मार्क्स के जो एग्जाम होंगे ये आपके होंगे मेंस के। और ये सारे एग्जाम जो रहते हैं दीज आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि इनमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और आंसर्स जो होते हैं हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं और इनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस के आंसर तभी लिख पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। अब देखो, देख लेते हैं 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ ही अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन चल रही है बट वो आंसर राइटिंग से ना बहुत घबराते हैं कि हमें आंसर राइटिंग, उनको पता नहीं चलता कि हम स्टार्ट कैसे करें। और उनके लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। बिकॉज अब देखो, आंसर राइटिंग डिफिकल्ट टास्क क्यों है? बच्चे ना पढ़ते रहते हैं, वो अपना सारा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। अब जब तक आप देखो लिखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो बॉडी पैराग्राफ है वो कैसा होना चाहिए और कंक्लूजन कैसे लिखना है हमें। अब जो देखो, जितने भी आप आंसर लिखोगे उनका स्ट्रक्चर मेनली यही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है। देन हमारा आता है बॉडी पैराग्राफ। फिर हमारा आता है कंक्लूजन। तो ये आपका आंसर है, ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये रहना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम इंट्रो की स्टार्टिंग कैसे करें। तो उनको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स यही सोचने में लग जाते हैं कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। अब देखो, डेफिनेटली आपको अगर टाइम लग रहा है ना, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आपको टाइम लग रहा है आप लगाओ, बट जैसे ही आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तभी आपको अपनी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज देखो, अगर आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो आपका माइंडसेट वहीं पे एक बार स्टेगनेट हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग अभी नहीं करनी, हम मेंस के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा फिर आंसर राइटिंग कर देंगे। ये जो है ना बहुत ही गलत सोच है। बिकॉज देखो, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका मेंस कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। जब तक आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आपका मेंस क्लियर होना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपको फर्स्ट डे से ही अपनी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करनी है, सो दैट आपका जब प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखो, जैसे कहते हैं कि जब हम कोई बच्चा होता है तो वो चलना जब सीखता है ना बहुत बारी गिरता है। तो सेम लाइक दिस आपके साथ यूपीएससी में भी होगा। आप आंसर्स लिखोगे, आपसे नहीं लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर जो टॉपर्स होते हैं या मेंस लिखते हैं, वो एक आंसर को 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करो आपको आधा घंटा लगे, हो सकता है 1 घंटा भी लगे, बट कोई उसका नुकसान नहीं है। आप आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, इससे ज्यादा लग रहा है आप तब भी लगाओ। बट मेन बात क्या है कि आपको आंसर लिखना है। और आंसर आप लिखना कब स्टार्ट करोगे, जब आप अपने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अब ये नहीं है कि आज आपने फर्स्ट क्लास लगाई, आप फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आपने प्रिपरेशन आज स्टार्ट की है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने, फर्स्ट सब्जेक्ट आपने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। अभी आपका जब पॉलिटी, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप उसमें कर रहे हो प्रियम्बल, तो उस पे आप आंसर्स कैसे लिख सकते हो? आपको जस्ट एक बारी 1 महीना वेट करना है, थोड़ा अपना लाइक बेसिक क्लियर करो
और साथ साथ आप करंट अफेयर फॉलो करते रहो। करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है ना, उसको आप उसका बैकग्राउंड भी देखो, जितना भी स्टैटिक है वो देखो, प्लस करंट में क्यों रहा ये देखो। उस पे क्वेश्चन ट्राई करो कि इस पे अपना आंसर लिखो। अब देखो आंसर लिखते टाइम क्या है ये आपको बताएंगे कि आंसर के पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। अब जो भी मेंस में देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स पूछे जाते हैं। लाइक इवेल्युएट हो गया, क्रिटिकली इवेल्युएट, कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं ना, इन सभी के ऊपर ही यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। रिसेंटली साक इज इन न्यूज, क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रॉन्स, क्रिटिकली इवेल्युएट अबाउट दी साक। तो आपको क्या करना है, को क्रिटिकली इवेल्युएट कमेंट, इन सब का ना मीनिंग पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना ये सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। और आंसर राइटिंग का ना एक तरीका होता है, देखो आंसर राइटिंग करेंगे जब हम, वो हमें तब पता चलेगा। जब तक आप करोगे नहीं, खुद से नहीं ट्राई करोगे, जब तक आप खुद से, जब गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आप खुद से नहीं चलाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे चलाओगे। तो गाड़ी चलाना सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, गाड़ी चलानी होती है। तो सेम लाइक दिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या है, आंसर्स पहले लिख के देखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके बहुत बेकार आंसर लिखे जाएं, इट्स ओके, ऑल इज फाइन। जब जैसे जैसे आप लिखते रहोगे ना तो आपके आंसर्स जो है वो एनरिच होते रहेंगे, और आपके आंसर्स खुद बाय खुद आपको पता चलता रहेगा कि आपके आंसर्स बहुत बेटर हो रहे हैं। बिकॉज आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग जो है ना एक राइटिंग स्किल है जो एकदम आप कभी डेवलप नहीं कर सकते। ये जो स्किल है ये ग्रेजुअली डेवलप होती है, जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको ये स्किल आएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं, टिप्स फॉर गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स इन यूपीएससी एग्जाम। अब यूपीएससी एग्जाम में जो आंसर्स होते हैं उनमें ना टिप्स होती है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के होते हैं। अब ये नहीं है, देखो पढ़ा सबने सेम होता है। आपके सामने ना मेंस में ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि हो सकता है जो 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, और जो 2 साल से कर रहा है या 3 साल से कर रहा है उसने साथ साथ अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी रखी है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ उसका प्रॉपरली टाइम मैनेज हो रहा है। और 6 साल वाला बंदा क्या है, वो जस्ट अपना रिवीजन करी जा रहा है, प्रीलिम्स निकाली जा रहा है, मेंस उसका निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा, हो सकता है एक पॉइंट ये भी हो कि वो लैक कर रहा है, कि उसका आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकॉज देखो एट द एंड जो हमारा हमें पोजीशन मिलने वाली है ना, पोस्ट मिलेगी, वो डिसाइड होगी हमारे मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे। बिकॉज मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही कंबाइन होते हैं। जो प्रीलिम्स है ना ये जस्ट हमारा एंट्री लेवल का एग्जाम है। अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है फिर हम मेंस दे सकते हैं। तो आपको फोकस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी करना है। अब कैसे हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं यूपीएससी में, और कैसे हम आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है और ये करंट में क्यों रहा। और इसके आपको पॉइंट डाउन पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके आप पॉइंट्स नोट कर लो। फिर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका में इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। अब देखो जो हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है, हर एक का ना स्ट्रक्चर अलग होता है आंसर का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट यूज करते हैं अपने आंसर्स को समझाने के लिए, कुछ डायग्राम का यूज करते हैं, और कुछ जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में बताते हैं। तो ये आपका तरीका, आप पर्सनल तरीका है, आप किसी का तरीका कॉपी नहीं करोगे। आप जिसमें भी इजिली सुटेबल हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपको वही तरीका यूज करना है। आप फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, ये टोटली आप पे डिपेंड है। बट देखो मोस्टली जो प्रेजेंटली टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आंसर्स को ना क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, ये थोड़ा ना अट्रैक्टिव लगता है, और इजिली एग्जामिनर जो है आपके आंसर्स को चेक भी कर लेता है, और उसे जो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है थोड़े से पॉइंट में। और ये इसलिए बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है कि आप अपने जो आंसर्स हैं उनको डायग्राम या चार्ट्स के थ्रू समझाओ। अब जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ट्राई एंड अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं।
फिफ्थ पॉइंट देखो, रीड एंड अंडरस्टूड दी क्वेश्चन केयरफुली। अब ये तो ठीक है, नॉर्मली सारे पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए आंसर लिखने के टाइम, कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि उसमें हमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसका आप एक बारी रफ डायग्राम बना लो कि आप क्या क्या लिखोगे, इंट्रो में आप क्या लिखना चाहते हो, बॉडी में क्या लिखना चाहते हो, और कंक्लूजन आप क्या देना चाहते हो। जस्ट एक फ्रेमवर्क बना लो अपने माइंड में। जैसे ही आपका फ्रेमवर्क बन जाता है, फिर उसको स्टार्ट करो लिखना। और जब आप लिख रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, जो रिसेंट के एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कोई, तो वो स्टैटिक पोर्शन आप बता दोगे, उसके प्रॉस बता दोगे, कॉन्स बता दोगे, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी बता दोगे। बट रिसेंटली वो क्यों न्यूज में था, जब आप रिसेंट वाला एग्जाम्पल ऐड करोगे ना उसके साथ, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये बंदा जो है प्रॉपरली स्टडी कर रहा है, इसको सारा पता है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, और ये प्रॉपरली अपना न्यूज़पेपर भी रीड कर रहा है। तो अगर आप जस्ट पूरे सेंटेंस के साथ करंट से आपने एक एग्जांपल उठाना होता है, जो भी न्यूज चल रही है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का कोई भी आपके पास आंसर आता है, तो उसमें आप इसराइल वाला रिसेंटली जो चल रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो, कि इसराइल कन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट था, ये आप मेंशन कर सकते हो। इससे क्या पता चलेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो। तो आप जस्ट जैसे जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल यूज करोगे करंट से रिलेटेड, तो उतने ज्यादा चांसेस इंक्रीज होते हैं कि आपके मार्क्स जो है मेंस में एक्स्ट्रा आएंगे। यूज फैक्ट एंड फिगर। फैक्ट एंड फिगर क्या होता है, आप देखो फैक्ट एंड फिगर ये नहीं है कि आप प्रेजेंटली पॉपुलेशन का डाटा लिख रहे हो, तो पॉपुलेशन का डाटा आपने बुक में पढ़ा हुआ है 1991 का, तो आप वो लिखाए हो। नहीं, वो कुछ नहीं करना, आपने रिसेंट डाटा लेना है। आपने अगर रिसेंट आप डाटा पढ़ रहे हो, रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, तो वो डाटा इकट्ठा करो, जो फैक्ट आपको मिल रहे हैं वो इकट्ठे करो, वो एग्जाम में डालो। उससे क्या होगा, आपके आंसर्स ना बहुत ही बेटर लगेंगे, बहुत ही एनरिच लगेंगे। तो उससे भी एक ना आपके एग्जामिनर जो चेक करने वाला है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड राइटिंग शुड बी क्लीन। जब तक देखो आप पूरा सही लिख रहे हो, एग्जाम्पल्स भी आप डाल रहे हो, बट आपकी हैंड राइटिंग ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अब सपोज आई एम चेकिंग योर आंसर, मेरे को आपकी हैंड राइटिंग ही नहीं समझ आ रही, तो मैं कैसे आपको मार्क्स दे दूंगी। तो इसीलिए जो आपकी हैंड राइटिंग है ना, वो नीट होनी चाहिए, प्रॉपरली एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होना क्या चाहिए। अब हमने अरे देखा, हमारे सामने क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन देखने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, कि आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, रफ डाटा, रफ आप एक आइडिया बनाओगे कि आप कैसे लिखोगे, लॉजिकली या कोहेरेंट वे में आपका क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन जस्ट हेयर एंड देयर फ्लो कर रहे हो, ये उसका कोई लिंक ही नहीं आ रहा। जब तक आपके आंसर में कोई लिंक नहीं होगा ना, तो वो आपका आंसर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, कि अगर आप ए प्रॉपरली लिख रहे हो, तो उसके ना कोहेरेंस होनी चाहिए और फ्लुएंसी होनी चाहिए, लॉजिकली वो एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। एक में आप पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हो, दूसरे में आप डेथ के बारे में लिख रहे हो, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। तो प्रॉपर जो आपका आंसर है वो रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और कोहेरेंट मैनर में होना चाहिए। थर्डली, क्या, थर्डली देखो, थर्डली जो है हमारा ये है, आपको सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है। अब ये नहीं है कि आप फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज करो, फैंसी वोकैब यूज करो, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। डेफिनेटली आपको वर्ड्स यूज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अगर आपको कोई मिल रहा है तो करो, बट इतना भी नहीं कि आप जस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लास में चले जाओ। आइल्स, ये कोई आइल्स का एग्जाम नहीं है। देखो, आइल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट आप वोकैब यूज करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है, ये कोई हवा नहीं है। इसमें आपको जस्ट सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जो आप नॉर्मली यूज करते हो। जस्ट ये देखो, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, वो एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को समझ आ रही है, तो मीन्स आपके मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं आपको। अगर एग्जामिनर को आपका आंसर बिल्कुल ही फ्लो में नहीं लग रहा, कोहेरेंस में नहीं लग रहा, तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, फैक्ट एंड फिगर बता रहे हो, तो वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उसके डाटा को लेके या फैक्ट को लेके श्योर नहीं हो, तो प्लीज अवॉइड दैट इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप उसको पागल बना रहे हो,
और वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जिस पे आप श्योर नहीं हो वो डाटा आपको अवॉइड ही करना होता है आंसर राइटिंग में। और रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है इन्वायरमेंट पे, लिपर्ड कोई टाइगर्स पे आ रहा है, लेपर्ड्स पे आ रहा है, तो आपको उसके रिलेटेड ही डाटा प्रोवाइड करना है या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये नहीं है कि आप राइनोज पे चले गए, पूछ आपसे वो लेपर्ड्स और टाइगर्स के बारे में रहा है, आप राइनोज पे चले गए, तो ये क्या है, ये हो जाता है इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है डेमोस्ट्रेट एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो आपको प्रॉपरली अपना थिंकिंग स्किल्स को यूज करके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों पॉइंट बताने हैं और विद एग्जांपल्स बताओगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और ये आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और आपको आंसर लिखते टाइम क्या है, प्रॉपरली फोकस रहना है और अवॉइड डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक से आपको कभी भी डाइविएट नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट, आर्कुलेट आइडियाज क्लियरली एंड एफिशिएंटली। ये आपका स्टार्टिंग में ही आ जाएगा स्ट्रक्चर में। फिर है फैक्ट एंड फिगर। ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि फैक्ट एंड फिगर आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं, एग्जाम्पल्स यूज करने हैं। इससे क्या है, अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल आंसर लिख रहा है, उसको अगर आउट ऑफ 15 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल्स और फैक्ट फिगर यूज करोगे तो आपके चांसेस है कि आपको 15 आउट ऑफ 8 और 9 मार्क्स मिलेंगे। यही डिफरेंस है कि आप रैंक 1 जो आता है वो इनका आता है और ये रैंक 500 तक भी चले जाते हैं। तो आपको जो जो भी लिख रहे हो वो आपको करंट से रिलेट करना आना चाहिए कि वो करंट से कैसे रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ टू आंसर, व्हेन कैन यू स्टार्ट विद एग्जांपल्स। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। अब देखो, जो स्टार्टिंग में अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको कोई भी बेसिक आइडिया नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से या फिर कहीं और से, गूगल से आप हेल्प ले सकते हो। कोई भी टॉपिक आप पहले प्रॉपरली स्टडी करो, फिर आप उस पर आंसर लिखना स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्टिंग में स्ट्रक भी हो रहे हो, कहीं आपको लग रहा है कि आपका आंसर नहीं लिखा जा रहा, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले पढ़ो, उसका सारा डिटेल में पढ़ लो कि न्यूज में क्यों है, स्टैटिक इसका क्या है और क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब फिर आप इस पे आंसर लिखना ट्राई करो। हो सकता है आपने 2 पेजेस पे पढ़ा हो, 2 पेजेस का, 4 पेजेस का पूरा डाटा आपने पढ़ा हो, बट आंसर राइटिंग में क्या है, आपको या तो 150 वर्ड में क्वेश्चन लिखना होता है या फिर आपको लिखना होता है 250 वर्ड्स में। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, आपने 150 या 250 वर्ड्स में लिखना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया 3 पेज का, 4 पेजेस का, तो उसको क्या करना है, आपने 1.5 पेज में या 2 पेज में कवर करना है। तो जब आप 1.5 या 2 पेज में अपने जो भी आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर लिख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने आंसर को लिखना कैसे है। बिकॉज देखो, अगर आपको 150 वर्ड में 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ना आप उसमें 3 पेज भर दोगे। आपने 4 पेज का पढ़ा हुआ है तो आप 4 पेज भर के आओगे। आपको ये देखना है कि हमें लिखना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और ये सब आपको तभी पता चलेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन लिखते रहोगे। और इसका देखो एक सॉल्यूशन और भी है। स्टार्ट करने से पहले ना आप टॉपर की आंसर कॉपी देख सकते हो कि वो आंसर्स लिखते कैसे हैं। चलो हम देख ही लेते हैं। देखो, ये आपके सामने टॉपर की आंसर कॉपी है। देखो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटलाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विल गो अ लॉन्ग वे इन ensuring land reforms as well as licensing the burden on the Indian judiciary. Elaborate and also state the measures taken in the context. अब ये 150 वर्ड में है। 150 वर्ड में आपको या तो 1.5 पेज लिखना है या फिर आपका मैक्सिमम 2 पेज में होना चाहिए आंसर। तो ये देखो, जो टॉपर ने लिखा है ये लिखा है 2 पेजेस में। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो पहले कि क्या लिखा गया है, कितने अच्छे पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बता दिया डेफिनेशन में, ठीक है, इंट्रो में। फिर उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है वो एडवांटेजेस से स्टार्ट किया गया। एडवांटेजेस जो हमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, विल गो इन एंड हमें बताना यही था कि एडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटलाइजिंग लैंड रिकॉर्ड, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब ये हमारी एडवांटेजेस होगी। अब देखो फिर हमें यहाँ पे क्या बताया, इज ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा, कंसर्न बता दिए गए, कंसर्न्स क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव्स एंड मेजर्स लिए गए हैं, ये सब बता दिया गया।
अब देखो लैंड रिकॉर्ड प्ले आर सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये हमारा हो गया इंट्रो। देखो कितना कंसाइज और प्रॉपरली हमें बता दिया गया कि लैंड रिकॉर्ड होता क्या है, उससे क्या बेनिफिट होता है, ये भी बता दिया गया कि प्रोडक्टिविटी इंश्योर होती है, यहाँ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। तो ये 2 लाइनों में इतना अच्छा मतलब इंट्रो लिखा गया ना, पढ़ के हमें प्रॉपरली आंसर के बारे में पता चल रहा है। और अब देखो एडवांटेजेस क्या होंगी, ये आप डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो उसके एडवांटेजेस लिख दो, पॉइंट फॉर्मेट में लिखी गई है, देखो कितने अच्छे वे में लिखी गई है। इजी ट्रांसफर ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे, यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बेनिफिशियरी कम्युनिकेशन हो जाएगा बेटर, और इसके बर्डन कम होगा जुडिशरी पे, ईज करेगा प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब नेक्स्ट बता दिया गया कंसर्न। अब देखो ये पॉइंट्स में बता दिया, कंसर्न जो है वो एक चार्ट बना दिया गया, 3 कंसर्न बता दिए, ठीक है। इसके बाद इनिशिएटिव्स बता दिए और मेजर बता दिए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ने और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। और इसके बाद देखो जो कंक्लूजन है वो भी 2 लाइन में मेंशन किया गया है कि लैंड ओनरशिप कैन नॉट ओनली रिड्यूस जुडिशियल केसेस बट एम्पावर्स empower millions in a new India at the rate 75। ये हमारी एक रिपोर्ट आई थी न्यू इंडिया 75, तो ये न्यू रिपोर्ट को भी देखो मेंशन कर दिया। अब इसमें देखो करंट जो हमारी स्कीम्स स्टार्ट की गई थी वो भी मेंशन कर दी। तो ये हमारे इनिशिएटिव भी ऐड हो गए, स्टैटिक भी हो गया, इनिशिएटिव भी हो गए। तो ये आंसर ना बहुत ही अच्छा लिखा गया। सेम लाइक दिस देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें पूछा गया था हिस्ट्री का क्वेश्चन है। Hampi is aptly called the city carved in stones. Elucidate the architecture and historical significance of this site. हम्पी के बारे में पूछा गया है। अब देखो हम्पी के बारे में जो लिखा गया है, इनको ना एक फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स बता दिए गए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। सेम लाइक दिस अब देखो ये पॉइंट्स में लिखा गया है, पावर डिस्कॉम्स ऑफ इंडिया एंड डिस्कस वेदर प्राइवेटाइजिंग करना डिस्कॉम्स कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो ये पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख दिया गया है। तो आंसर राइटिंग देखो अब आपने देख लिए, बहुत सारे आंसर्स देखे आपने। तो सेम लाइक दिस ना आप अपने पहले स्टार्टिंग में आंसर देख सकते हो टॉपर्स के। अगर आप आंसर देख रहे हो तो आपको एक बेसिक आइडिया चल जाएगा कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। उसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आपको टाइम जितना मर्जी लग रहा है, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। आप बस लिखो, जैसा भी आप लिख रहे हो लिखो। अगर आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ रही है तो आप गूगल की हेल्प लेके भी लिखो। तो इससे क्या होगा, जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट हो जाओगे एक दिन। हो सकता है आपसे 1 महीना ना लिखा जाएगा, 2 महीने ना लिखा जाएगा, तो एट दी एंड आप ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे और आपका जो टाइम है एग्जाम में वो भी प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप वैसे हमने ये भी सोचा है कि अगर आप सब चाहते हो कि आपको वीकली बेसिस पे एक कोई भी टॉपिक डिटेल में बता दिया जाए और उस पे आपको आंसर राइटिंग बता दी जाए कि इसमें आंसर कैसा होना चाहिए, पहले आप लिखो और फिर आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन पता चल जाए कि इसमें आंसर कैसा लिखना चाहिए हमें। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए अम्ब्रेला क्लासेस पे, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कितने लोग चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करो अगर आप ये सीरीज को स्टार्ट करवाना चाहते हो। उसी के बेसिस पे ये सीरीज स्टार्ट की जाएगी। बिकॉज देखो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप चाहते हो तो ही ये सीरीज स्टार्ट होगी, अदरवाइज आप को कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी आप कह सकते हो। बाकी अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।